अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के इस सफ़र में आज हम आगे बढ़ने के बजाय फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनिंग से घबराना नहीं है, मैं क्वेश्चंस बार बार इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ ताकि हमें पता हो कि पेपर में हमने जब इनके आंसर्स लिखने हैं तो किस तरह से लिखने हैं। जितने पॉइंटर्स मैं आपको बताऊँ उन सबको माइंड में रखें, गौर से लेके चलें। और मैं ये नहीं चाहती कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बर्डन लगे, इसलिए हम इसमें साथ साथ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। आपके कॉन्सेप्ट जब रिवाइज होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बड़ा आता है कि भाई हमें तो सब आता है। तो आपको मैं यही कॉन्फिडेंस आज और देती हूँ। ये क्वेश्चन आपको आते होंगे जिनको डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में। हमारी बुक का टेस्ट योर सेल्फ है, तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हम बात करने लगे टेस्ट योर सेल्फ की, जो हमारी बुक में गिवन है, जिसको कहते हैं टेस्ट योर सेल्फ 11.2। ये क्वेश्चनिंग साथ साथ इसलिए की जाती है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपको एक एक चीज़ की समझ हो, और कोई भी चीज़ अगर आपको आती है तो आपको ये पता हो कि पेपर में उसको किस तरह लिखना है। मैं पेपर वाली बात को बार बार पिन पॉइंट करती हूँ क्योंकि हमारा मकसद केमिस्ट्री को समझना भी है और साथ ही साथ पेपर में फुल मार्क्स देना भी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए। तो क्यों ना हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करें और देखें कि हमने जितना पढ़ा है क्या हमें उसकी समझ आई है या नहीं आई। तो आए उसको समझने की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है, नेम द गैसेस विच आर फाउंड इन कोल गैस। अब कोल की डिस्ट्रक्शन हो और कोल की डिस्ट्रक्शन के बाद आपके पास जो बाय प्रोडक्ट्स आए हैं उन पे क्वेश्चनिंग ना हो और पेपर में भी ना पूछा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है कि कोल गैस में जितने भी आपके पास गैसेस होती हैं या जो भी कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस हैं, उनका नाम बताएं। अब कोल गैस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं आप सबको याद है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो वो दो चीज़ें हैं जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब बात करते हैं कि कोल गैस में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। तो सबको याद है मीथेन, सबको याद है मीथेन। मीथेन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो गैस जो कि कोल में प्रेजेंट होती है, कोल गैस में से हमें ये मिलती है। और कोल गैस की ये तीन इंपॉर्टेंट गैसेज हैं क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में भी पूछी जा सकती हैं। और साथ ही साथ आपके लिए ये ना सिर्फ एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक्स को लेके चलना चाहिए, हमेशा समझ के चीज़ों को करना चाहिए। तो समझ के करते हुए क्यों ना हम कोल को देखें कि आखिर कोल क्या करता है। इसमें हमने बात कर ली कि तीन गैसेस हैं कोल गैस में, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और मीथेन है। ये तीनों गैसेस इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों आपने याद रखनी है, ये तीनों आपसे पेपर में पूछी भी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल टार अ कंपाउंड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल टार। कोल टार क्या था, सबसे पहले तो ये सोचें। कोल टार की हमने बात की थी कि कोल टार हमारे पास थिक ब्लैक लिक्विड होता है। ये ऐसा थिक ब्लैक लिक्विड होता है जो कि आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिलता है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात जो हमने की थी वो ये थी कि इसके अंदर 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो क्वेश्चन का जो हमारा पार्ट है सबसे पहला, जिसमें हमसे पूछा गया इज कोल टार अ कंपाउंड, तो आपने इसका जवाब ये देना है कि नो, कोल टार इज नॉट अ कंपाउंड, इन फैक्ट इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये बात याद रखनी है कि डिस्टिलेशन कौन सी हो रही है, और साथ ही साथ ये बात भी याद रखनी है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमें जो कोल टार ऑब्टेन हो रहा है वो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है, वो इन इटसेल्फ एक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत से कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब इसकी बात करते हैं अब इनके अंदर क्योंकि 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से मोस्टली हैं एरोमेटिक, लेकिन अब उनको अलहदा किस तरह से किया जाए। तो उनको अलहदा करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये मैं डिफरेंट कलर से लिखती हूँ ताकि आप सबको ये बात याद रहे कि एरोमेटिक को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस है उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, कोल की होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और एरोमेटिक कंपाउंड्स को कोल टार में से ऑब्टेन करने के लिए होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनमें आ जाता है हमारे पास बेंजीन, टोलीन, फिनोल एंड एनिलीन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, भूलना नहीं है, इनको याद रखना है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारे पास इनमें से केमिकल्स में से एक इम्पॉर्टेंट ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार है जिसको कहते हैं पिच। ये कोल टार का रेजिड्यू है, ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार नोन एज पिच।
ठीक है, ये बात याद हो गई। तो कोल टार की फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? हमें मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एरोमेटिक है मोस्टली, और हमें मिलेंगे पिच। पिच सर्फेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स के लिए यूज़ होती है, और जितने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं ना, ये आपके डाइज, प्लास्टिक, पॉलीमर्स, किसी तरह की भी चीज़, पेंट्स, एक्सप्लोसिव्स, ड्रग्स, ये जितनी चीज़ें आती हैं ना इंपॉर्टेंट एवरीडे लाइफ के यूज़ के लिए, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोल टार जो है वो इन इटसेल्फ कंपाउंड नहीं है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और इसके अंदर फर्दर 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, जो कि 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर क्या करते हैं कि ये 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास एरोमेटिक होते हैं। पहले हम इनको सेपरेट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, और फिर इनसे मैन्युफैक्चर करेंगे और बहुत सी चीज़ें, ड्रग्स, डाइज, एक्सप्लोसिव, पेंट्स, डाइज, जितनी चीज़ें आपको याद आती हैं आपने लिख देनी है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोल टार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पास हमारे पास एंड पे बचती है पिच। और पिच कहाँ पे यूज़ होता है? ये ब्लैक रेजिड्यू होता है। रेजिड्यू का मतलब जो चीज़ बच जाती है, और ब्लैक इसका कलर होता है जो रोड्स की सर्फेसिंग के लिए यूज़ होता है। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें से निकलते हैं ना, बेंजीन, एलेनीन, एनिलीन, फिनोल और टोलीन, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये बातें समझ में आ गई कि कोल टार कंपाउंड नहीं है, बल्कि उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनके यूजेस क्या हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज व्हाट इज कोक, फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड। कोक की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस करते हुए ना आप ये सोचें कि कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, कोल की हमने करवाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं जो निकलेंगे। तो सबसे पहले तो उन बाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला होगा कोल गैस, उसके बाद होगा आपके पास अमोनिकल लिक्विड, देन वी हैव कोल टार, एंड लास्टली वी हैव कोक। ये हो गई चार इंपॉर्टेंट चीजें। कोल गैस पे हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने गैसेस के नाम बता दिए। कोल टार पे हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने बता दिया कि कोल टार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। फिर और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी आते हैं, पिच भी आता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के भी कुछ यूजेस हैं, पिच के भी कुछ यूजेस हैं। ये सारी बातें तो हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है कोक पे। रिपीट मैंने इन चारों को इसलिए किया है ताकि आपको याद रहे। अगर भूल भी गया है, अगर नहीं रिवाइज करने का टाइम मिला, तो अब इसको सुन के याद कर लें और साथ साथ बुक को भी एक दफ़ा पढ़ लें। अब पूछा गया है व्हाट इज कोक, फॉर व्हाट पर्पस इट इज़ यूज्ड। तो कोक स्टूडेंट्स सबने याद रखनी है। कोक हमारे पास वो वाली कोक नहीं है जो पीने वाली आती है। ये कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का बाय प्रोडक्ट है। इसके अंदर 98% कार्बन कंटेंट मौजूद होता है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर 98% कार्बन कंटेंट मौजूद होता है। और साथ ही साथ ये क्या होता है कि ये वॉलेटाइल कंपाउंड है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी वो ये है कि ये कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो पीछे रह जाता है ना, वो कंपाउंड है। अब ये किस तरह से होता है, वैसे तो आप सबको याद होगा। ये देखें, मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली और मैंने इसके अंदर डाल दिया कोल। ये है मेरे पास कोल, ठीक है। मैंने इसकी हीटिंग शुरू कर दी ताकि इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन शुरू हो जाए। मैंने इसको अटैच कर दिया यहाँ पे एक और टेस्ट ट्यूब के साथ, जिसके अंदर इसके सारे के सारे बाय प्रोडक्ट्स हो रहे होंगे कलेक्ट, ठीक है। अब ये कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती जाएगी। इसमें से निकलेगी कोल गैस निकलेगी, यहाँ तक आएगी। यहाँ पे अमोनिकल लिक्विड पड़ा होगा, और इसके अलावा कोल टार भी यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ रह जाएगी ना स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है, वो यहाँ पे ये कोल जो है ना, ये कोक में कन्वर्ट होकर यहाँ पे पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब थी ना आपकी, ये वाली इस तरफ वाली, इसके अंदर अब कुछ ऐसी थोड़ी सी चीज़ें पड़ी होंगी जिसका नाम है कोक। इसीलिए कहते हैं कि जो कोल है, इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद एंड पे जो चीज़ ऑब्टेन होती है वो है कोक। और कोक हमारे पास जो ऑब्टेन होता है ये रेजिड्यू है, बची हुई चीज़। रेजिड्यू का मतलब होता है जो रह गई है, जो बच गई है, जो पीछे अब पड़ी है, ये वो बची हुई चीज़ है कोक। इसके अंदर 98% कार्बन कंटेंट है। और आप सब ने इसका कार्बन कंटेंट याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी हमने बात भी की थी, क्वेश्चन में लिखनी इंपॉर्टेंट है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होती है फॉर एक्सट्रैक्शन
ऑफ मेटल्स, ठीक है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और स्पेशली कौन सा मेटल, स्पेशली की जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेशली कौन सा मेटल होगा, तो उसमें आयरन, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। कोक से रिलेट किया जाता है इस कंपाउंड को जो कि है आयरन। आयरन वो मेटल है जिसकी एक्सट्रैक्शन के लिए स्पेशली आपके पास कोक को यूज़ किया जाता है। तो सबने याद रखना है कि कोक के यूज़ क्या है, कोक कहाँ पे यूज़ होता है, कोक कैसे ऑब्टेन होता है। बाकी सब चीज़ें तो वो हैं कि आप देखें इस डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा, वैसे आपने लेक्चर में भी देख लिया होगा कि बाकी चीज़ें तो वो हैं जो आपके पास दूसरी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो रही हैं। सिर्फ कोक वो चीज़ है जो उसी टेस्ट ट्यूब में है और जो पीछे रह गई है। कोल ख़त्म हो गया, कोल का नामो निशान ख़त्म हो गया, जो चीज़ रह गई है वो है कोक। और कोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अपने बहुत यूजेस हैं। ये सारे के सारे यूजेस आपने याद रखने हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। कोल की बेस्ट क्वालिटी की चलें बात करते हैं। कोल की बात हम करें और तो हमें याद आता है कि हमने 4 टाइप्स ऑफ कोल पढ़े थे। 4 टाइप्स ऑफ कोल में हमारे पास सबसे पहले है पीट, उसके बाद आता है लिग्नाइट, देन वी हैव बिटुमिनस, एंड लास्टली वी हैव एंथ्रासाइट। ठीक है, अब इनके कार्बन कंटेंट आप सबको याद होंगे। पीट में 60% है, लिग्नाइट में आपके पास 70% है, बिटुमिनस में आपके पास 80% है कार्बन कंटेंट और एंथ्रासाइट में 90% है। 90% वाला आपके पास सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा, जिसको हम हार्ड कोल भी कहते हैं। ये बात हमने पहले की भी हुई है। तो आप सब ने याद रखना है कि जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा उतनी कोल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे आके कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि कोल का जो एक बाय प्रोडक्ट पड़ा कोक, उसके अंदर तो 98% कार्बन है, इसका मतलब है कि वो तो सबसे अच्छा हुआ। ऐसे नहीं होता। कोल और कोक में आपने डिफरेंस याद रखना है कि कोल की अपनी 4 टाइप्स हैं। इन चारों की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से आपके पास वो चारों चीज़ें आती हैं, जिसमें कोल गैस है, अमोनिकल लिक्विड है, आपके पास कोल टार है और साथ ही साथ आपके पास कोक है। तो कोल की भी 4 टाइप्स हैं और कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से भी हमें 4 चीज़ें ऑब्टेन होती हैं। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। बाय प्रोडक्ट्स में अगर पूछा जाए सबसे अच्छी क्वालिटी किसकी है, तो वो 98% कार्बन की है, वो है कोक। वो बात अलहदा है। लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट्स की बात नहीं हो रही और आपके पास बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ कोल के टाइप्स की, तो कोल की टाइप्स में 4 टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा कार्बन कॉन्टेंट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो वुड के कार्बन कॉन्टेंट की भी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर 40% कार्बन मौजूद होता है। तो आप सबने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन कॉन्टेंट किस में है। सबसे ज़्यादा कार्बन कॉन्टेंट है स्टूडेंट्स एंथ्रासाइट्स में। और एंथ्रासाइट में क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, क्योंकि एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, इसलिए एंथ्रासाइट हमारे पास सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है। ये बात आप सबको समझ आ रही है, ये बात याद हुई, ये क्यों हमने इसको कोक से डिफ्रेंशिएट किया ये भी समझ में आया। तो ये है डिफरेंसेस, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। देखें 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और एक हमारे पास होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरी होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू कंपाउंड्स। ठीक है, ब्रेकिंग इनटू प्रोडक्ट्स कहने चले, ब्रेकिंग इनटू प्रोडक्ट्स। अब ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई बड़ी सी चीज़ मौजूद थी जिसके आपने चंक्स किए, छोटे छोटे जिसके आपने चंक्स किए, उसको ब्रेक किया और उसके बहुत से पार्ट्स आपने अलहदा कर दिए। ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो डिवाइडिंग इनटू प्रोडक्ट्स या पार्ट्स, ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लेकिन अगर आपकी जो डिविजन है वो बेस कर रही है बॉइलिंग पॉइंट्स पे या वॉलेटिलिटी पे, वॉलेटिलिटी पे बेस कर रही है, वो बेस कर रही है बॉइलिंग पॉइंट्स पे, तो इसको कहते हैं
कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और चीज़ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और चीज़ है। और अगर पेपर में पूछा जाए और आपने इसकी एग्जांपल लिखनी हो तो याद रखना है कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, जिसकी वजह से आपको कोल टार मिलता है, अमोनिकल लिक्विड मिलता है, कोल गैस और कोक मिलता है। और साथ ही साथ कोल टार में जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, उसकी होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसकी वजह से आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, अलग-अलग कलेक्ट कर पाते हैं। और साथ ही साथ आप क्या करते हैं कि आपके पास पिच भी आ जाती है। तो ये एग्जांपल्स आप सबने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि आपके पास कोल गैस डिफरेंट है, कोल टार डिफरेंट है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिफरेंट है, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी डिफरेंट है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का सिंपली मतलब ये है कि ब्रेकिंग इनटू कंपाउंड्स। आप इसकी डिटेल में मत जाएं कि इसका क्या मतलब है, किस तरह होती है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है, आप डिटेल में मत जाएं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स या कंपाउंड्स। कोई बड़ा सा रॉक इमेजिन करें, उसको अपने छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना है, ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आप उनके वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करते हुए, बॉइलिंग पॉइंट्स पे डिपेंड करते हुए उनको सेपरेट कर रहे होते हैं, तो वो क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है और ये वाली क्वालिटी हो जाती है डिफरेंट। तो ये बात आप सबने याद रखनी है। हमारे पास ये टेस्ट योरसेल्फ 11.2 के जितने क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट्स पे बात हुई है। तो आप देख लें कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। अगर बुक में टेस्ट योरसेल्फ गिवन है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स बात ही आपके पास कोल की हुई है और कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेट होने के बाद बाय प्रोडक्ट्स बनने वालों की बात हुई है, तो इसका मतलब है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पेपर में भी पूछी जाती हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको रिवाइज करें, इनको बार बार देखें। बाकी चीज़ों पर मैं इसीलिए नहीं आई और सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ें इसी वजह से समझाई हैं कि अगर आपको कोल आ जाएगी ना, कोल की समझ आ जाएगी, तो उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस तो आराम से कर ही लेंगे। तो आगे जो हमारे पास बातें हैं पेट्रोलियम वगैरह की, वो हम बाद में करेंगे। पहले आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे वेरी special attention to coal and the byproducts formed after its destructive distillation। उसके byproducts की हर किसी की एक अपनी प्रॉपर्टी है, उनको गौर करें और उनको स्पेशली देखें और लिखें। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं इंपॉर्टेंट हैं। टेस्ट योरसेल्फ की जब भी बात करें या बुक की एक्सरसाइज की बात करें, मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, पेपर में इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बुक का पार्ट है। बुक की तो कोई चीज़ हमने छोड़नी ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करें, दोबारा देखें और देखें कि क्या आप अभी इस कॉन्सेप्ट तक पहुँच गए हैं कि आप कुछ जितने ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आइंदा अगर आपके सामने है तो आपको आंसर्स आते हो। आप इनको दोबारा सॉल्व करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।